नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 सब्जेक्ट इतिहास। तो बिहार स्टेट पेपर 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री है और आज से हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चलेगी बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए। मतलब 11 बार हमें अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में तो आपको बिहार स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा और इसकी जो परीक्षा है यह आपका सितंबर में होगा। बिल्कुल संभावित ही नहीं, अभी तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि सितंबर मंथ में ही या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसका परीक्षा हो सकता है। तो बिहार स्टेट पेपर 2 इतिहास सब्जेक्ट के प्रति यह जो चैनल है पूरी तरह से समर्पित है। तो बिहार स्टेट पेपर 2 की पूरी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी, न कि बिहार स्टेट पेपर 2 इतिहास सब्जेक्ट की, बल्कि पेपर 1 की भी तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाएगी। लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस में थोड़ा अंतर है। पेपर 2 में आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास भी है पेपर 2 में, लेकिन पेपर 1 में आपका आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास ही देखने को मिलेगा। तो यह पेपर 2 का सिलेबस वाइज ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिहार स्टेट पेपर 2 सब्जेक्ट इतिहास का पेपर 2 का सब्जेक्ट इतिहास का टेस्ट सीरीज है पेपर 2 का, और आज यह टेस्ट सीरीज संख्या 1 है। देखिए, जो भी लोग हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, बिहार स्टेट पेपर 2 की पूरी तैयारी कराई जाएगी इतिहास सब्जेक्ट की। जो भी लोग इस सब्जेक्ट को इस कोर्स को लेना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। पूरा जो कोर्स है वो 699 रुपये का है और बिहार स्टेट में आपको पता है कि आपको 50% नंबर पाना है। 50% नंबर अगर आप पाते हैं तभी बिहार स्टेट क्वालिफाई होते हैं। और बहुत जल्द यह सितंबर मंथ में इसकी परीक्षा होने वाली है और सितंबर या अक्टूबर मंथ में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और कम से कम उम्मीद है कि 50 से 60 हज़ार वैकेंसी फिर आपको बिहार स्टेट में देखने को मिलेगी। तो इसीलिए आप का टारगेट रहना चाहिए कि आप इसमें सफल हो जाएं। और एक बात और आपको बता दूं, यह 699 रुपये जो फीस रखी गई है यह पूरी तरह से रामबाण मटेरियल के लिए ही रखा जा रहा है। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपको वन लाइनर सीरीज मिलेगा, आपको टेलीग्राम पर एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और पूरा लेक्चर्स वीडियो भी आपका चलेगा। और अगर आप असफल रह जाते हैं तो यह पूरा का पूरा फीस रिफंड भी हो जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। और एक बात और बता दूं, इस बात को मैं डंकी की चोट पे बोल रहा हूं कि पूरे यूट्यूब पर हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट जैसा चैनल आपको नहीं मिलेगा जो आपको इतना सफलता की इतनी ज़्यादा गारंटी लेता हो। तो टेलीग्राम आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम आप सभी लोगों को ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको एमसीक्यू भी मिलता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन करना है सभी लोगों को। और यह कोर्स आप लोग परचेज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 699 रुपये में। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। मतलब पेपर 1 में अगर आपका सब्जेक्ट इतिहास है तो उसी की तैयारी, और पेपर 2 में पूरा का पूरा इतिहास तो कंप्लीट कराया ही जाएगा सिर्फ और सिर्फ 699 रुपये में। और 50% जो आपका यह स्कोरिंग पॉइंट है इसको हम लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मैं आपको 50% जो स्कोरिंग पॉइंट है इसका मैं पूरी तरह से गारंटी लेता हूँ, यह ध्यान में रखिएगा आप लोग। वैसे हमारा टारगेट तो बहुत बड़ा रहेगा कि अगर आप फॉलो कर लिए हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को 100% फॉलो कर लिए तो 100% बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग मैसेज जरूर कर सकते हैं ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर। आइए शुरुआत करते हैं और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है आप लोग को। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आप लोग को एक और बता दूं, अभी जो पेपर हुआ है झारखंड पीजीटी का, उस पर पूरी तरह से हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट ने झंडा लहरा दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जो क्वेश्चन आए हैं वह सब हमारे मटेरियल से आए हुए हैं। आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से देख लें। तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा निश्चित नहीं हो सका है। ठीक है, तो इसमें देखिए यह सबसे सर्वमान्य काल जो है आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, विकल्प बी। हालांकि यह भी करेक्ट नहीं है, लेकिन यह जो सत्य के काफी करीब है। मतलब 2350 से 1750 यह आपका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त तिथि है। तो विकल्प बी जो है वो आपका हो सकता है। इसकी व्याख्या जो है गजब की बनाई गई है। ठीक है, ये सब पीडीएफ आपको मिलेंगे पेड मटेरियल में ही। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज किया था राय बहादुर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी इनका नाम था, इनको उपाधि मिली थी, अंग्रेज जो थे उपाधि दिए थे राय बहादुर। ठीक है, तो यहाँ से यह भी जान लीजिए कि दयाराम साहनी को राय बहादुर की उपाधि भी मिली थी।
सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। कांस्य युग का मतलब उस समय कांस्य के औजार, बर्तन, आभूषण आदि बनाए जाने लगे थे। तो सिंधु सभ्यता को क्या किस युग में रखा जाता है? कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे द्रविड़ और भूमध्यसागरीय थे। देखिए इसकी जो व्याख्या मैं आपको बनाया हूँ वह सबसे गजब का आपका है। सिर्फ प्रश्न के उत्तर से आपके प्रश्न और उसके 4 विकल्प हैं और उसमें एक उत्तर से आपका जानकारी क्लियर नहीं होता है, बल्कि इसकी व्याख्या में 4-5 प्रश्न आपके इंक्लूड हैं। तो व्याख्या इसका जबरदस्त है, व्याख्या इसका रामबाण है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे द्रविड़ और भूमध्यसागरीय थे। अक्सर पूछता है परीक्षाओं में कि सिंधु सभ्यता के निवासी किस प्रजाति के थे? तो द्रविड़ और भूमध्यसागरीय थे, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और सिंधु सभ्यता जो थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। पूरा बिहार स्टेट का 100% गारंटी लेता हूँ आप लोग का कि बिहार स्टेट आपका 50% जो है यह आपका निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि 50% अगर आप नंबर पाते हैं तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे और तभी आप वैकेंसी में बैठ सकते हैं। तो इसकी तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। प्रश्न 2 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता? तो देखिए मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, बिल्कुल। मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ भी समकालीन थी। अरे मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ तो व्यापार हुआ करता था सिंधुवासियों का, ठीक है। चीन की सभ्यता की भी समकालीन थी, ठीक है। किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी तो ग्रीक की सभ्यता। विकल्प डी जो है आपका सही है। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया या क्रीट सभ्यता, यहाँ पर चीन की सभ्यता होनी चाहिए, क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया या क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। ये बात तो है कि समकालीन जितनी भी सभ्यताएं रही हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, समकालीन जितनी भी सभ्यताएं रही हैं, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत बड़ा विशाल क्षेत्रफल पर था। इसकी सभ्यता की जो लंबाई थी, चौड़ाई थी, वह बहुत ज़्यादा था। इतना तो शायद मेसोपोटामिया और मिस्र की संयुक्त क्षेत्रफल भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। अब सब आप समझ सकते हैं कि 1600 किलोमीटर लंबा और 1400 किलोमीटर चौड़ा इतना बड़ा विशाल क्षेत्रफल सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वरन एक रूपता भी है। सुमेरिया, देखिए मेसोपोटामिया का मतलब सुमेरिया ही होता है। सुमेरियन सभ्यता कहिए या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता कहिए, इसमें आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा। शैंधो सभ्यता जैसी सभ्यता के बर्तन और मोहरें और चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण एवं श्रृंगार प्रसाधन शैंधो आभूषणों और श्रृंगार प्रसाधन जैसे ही है। अब देखिए मिस्र में जो आभूषण मिले हैं या श्रृंगार प्रसाधन मिला है वह सिंधु घाटी सभ्यता के आभूषण और श्रृंगार जैसे हैं। मतलब आयात निर्यात होता था, सांस्कृतिक आदान प्रदान था। मेसोपोटामिया में भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो सिंधु सभ्यता की हैं, मुहरें या चूल्हे आदि मिले हैं, ठीक है। क्रीट सभ्यता से प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों के समान ही हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरियन, मिस्र और क्रीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? अब देखिए चारों ऑप्शन बहुत ही आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो देखिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात में भी थी, उत्तर प्रदेश में भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए, हरियाणा में भी थे और सिंध में थे और बलूचिस्तान में थे। तो इन सभी जगह सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र पाए गए हैं। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर, देखिए सबसे ये ऐसे था, देखिए इधर उत्तर में मांडा था, दक्षिण में दायमाबाद था, ठीक है, और पूर्व में आलमगीरपुर था और पश्चिम क्या था? सुतकांगेडोर, यही सुतकांगेडोर था। तो देखिए सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर और पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मिर्च जिला में है। उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा जम्मू कश्मीर में है और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जो कहाँ है? महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। सिंधु सभ्यता या सैंधो सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 को ही बड़े नगरों की संख्या दी जाती है। अब सिंधु सभ्यता में बहुत सारे नगर खोजे गए हैं, हजारों नगर खोजे गए हैं, हजारों स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए हैं, लेकिन सबसे कुल 6 बड़े नगरों की बात करूंगा तो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गढ़वारी वाला है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है,
कालीबंगा है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है। गढ़वारी वाला हरियाणा में है। धोलावीरा गुजरात में है। राखीगढ़ी भी हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, ये 6 बड़े नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा स्थल जो खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह हैं। देखिए, लोथल और सुरकोटदा ये सिंधु सभ्यता क्या है? बंदरगाह हैं, और ये दोनों स्थल गुजरात में ही हैं। जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में कालीबंगा है। और कालीबंगा से क्या मिला है? जुते हुए खेत का साक्ष्य, मतलब एक ऐसा खेत मिला है जो जुता हुआ है। और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कुछ ऐसे ईंट भी मिले हैं जिस पर डिजाइनिंग की गई है, नक्काशी की गई है। इसे अलंकृत ईंट भी बोला जाता है और नक्काशीदार ईंट, मतलब अलंकृत ईंट या नक्काशीदार ईंट। तो ये कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। प्रश्न 4 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से, बनावली से, मांडा से, राखीगढ़ी से। अब सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं सुरकोटदा से। विकल्प ए जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए, हम व्याख्या ही तो दे रहे हैं। व्याख्या जो है हमारे प्रश्नों की जान है, ध्यान में रखिएगा इसे। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, एक महत्वपूर्ण हड़प्पी स्थल है। यह मुख्य परीक्षा की भी आपकी तैयारी हो रही है। हालांकि मुख्य परीक्षा की तैयारी में और धाकड़ तरीके से कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो यह बस आप बिहार स्टेट 50% के लिए आप बस मत पढ़िए, आप स्कोर करने के लिए पढ़िए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करेंगे, ताकि मुख्य परीक्षा में एकदम झंडा लहरा दीजिए। ठीक है, कितना भी कठिन पेपर हो आपका सिलेक्शन पक्का हो। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पी स्थल है। यहाँ से घोड़े की अस्थि अवशेष मिले हैं। घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। मतलब कई जगह तो घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन एक जगह अपवाद है, गुजरात के सुरकोटदा में कहाँ से मिले? घोड़े के अस्थि अवशेष मिले हैं। देखिए, और भी जगह है। आमरी से 12 सिंहा का साक्ष्य मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आमरी से 12 सिंहा का साक्ष्य मिला है। आमरी क्या है? आमरी जो है स्थल है, स्थल। यह आमरी कहाँ पाया जाता है? सिंध में। सिंध में एक जगह है आमरी, यहाँ से क्या मिला है? 12 सिंहा का साक्ष्य मिला है। तो आमरी एक स्थल है सिंध में, यहाँ से 12 सिंहा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। मतलब मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया है। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ जो है आपका पंजाब में, पंजाब प्रांत में रोपड़ है। ठीक है, यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। सुरकोटदा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। एंटीमनी एक धातु है, तो सुरकोटदा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। ठीक है, सुरकोटदा की खोज 1964 में किसने किया? जगपति जोशी ने, जेपी जोशी ने किया था। प्रश्न 5 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, कुछ लोग क्या है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर या बाकी जगह आप लोग देखे होंगे कि प्रश्न आप लोग काउंट करते हैं। प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा, 15 प्रश्न हो गया, 20 प्रश्न हो गया, 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज कराएंगे, लेकिन उनके टेस्ट सीरीज में जान नहीं होगा। देखिए, अभी इतना समय व्यतीत हो चुका है और सिर्फ 4 प्रश्न आपके क्लियर हुए हैं, लेकिन 4 प्रश्नों में अगर आप तथ्य खोजेंगे तो कम से कम 50 तथ्य मैं आपको दे चुका हूँ और सभी इंपॉर्टेंट दे चुका हूँ। तो प्रश्नों की संख्या मैटर नहीं करता है, प्रश्न किस लेवल का है यह मैटर करता है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यह हड़प्पा स्थल के बहुत दिलचस्प एवं महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं यहाँ पर। कालीबंगा एक छोटा नगर है, यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन धृषती एवं सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र। देखिए, कालीबंगा जो है वह किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा जो है यह आपके घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है। तो घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम क्या था? ये धृषदती, ये कालीबंगा का प्राचीन, घग्गर नदी का प्राचीन नाम था। तो कालीबंगा किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे है। ठीक है, सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित एवं पुष्पित हुई थी। मतलब जो सिंधु सभ्यता विकसित हो रही थी उस समय में भी कालीबंगा की सभ्यता थी। ठीक है, कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से
अधिक प्राचीन मानी जाती है। मतलब आप समझ सकते हैं सभ्यता कितनी पुरानी है, 4000 ईसा पूर्व कालीबंगा की सभ्यता। और ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के 2000 साल पहले, मतलब कितना, लगभग 6000 साल पहले कालीबंगा की सभ्यता थी। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। कालीबंगा की खोज कब हुई थी? 1952 में अमलानंद घोष ने किया था। बीके लाल एवं डीपी थापर 1961-69 में उत्खनन कार्य किया। देखिए, खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था 1952 में। खोज किया था 1952 में अमलानंद घोष ने। लेकिन इसकी खुदाई किसने करवाई थी? तो बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी खुदाई करवाई थी 1961 से 69 तक। ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस, देखिए यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उत्खनन किसने करवाया यह जरूरी है, और खोज किसने किया यह जरूरी है। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? सीलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? तो किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में किया गया है? तो सीलखड़ी का उपयोग। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। हड़प्पा काल की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थीं, सीलखड़ी की बनी हुई थीं। ठीक है, मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु का अंकन था। तो हड़प्पा काल की मुहरें, देखिए पहली बात तो हड़प्पा काल की मुहरें क्या थी? सीलखड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, कांसा, तांबा, लोहा नहीं था। अब जो हड़प्पा काल की जो मुहरें थी यह क्या थी? वर्गाकार थी, आयताकार थी और वृत्ताकार थी। इस तरह से कई सारे ऑप्शन रहेंगे, तो समझ लीजिए हड़प्पा काल की जो ज़्यादातर मुहरें थी वह क्या थी? वर्गाकार थी, सीलखड़ी की बनी होती थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु का अंकन था। एक श्रृंगी पशु मतलब एक ऐसा पशु जिसका एक सिंह हो, तो एक श्रृंगी पशु का अंकन था मुहरों में। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी हुई मूर्तियां मिली हैं, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। तो देखिए, आग में जो मिट्टी की मूर्ति जो पकी होती है, मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है और आग में पकी होती है, उसे टेराकोटा कहते हैं। यह बात आप जानना है। तो सिंधु प्रदेश में ऐसा मिला है। और कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। प्रश्न 7 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग है, नवपाषाण काल है, पुरापाषाण युग है, नवलौह युग है? तो आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग की है। विकल्प जो है वह आपका सही है। सिंधु सभ्यता को उसकी लीप के न पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। तृतीय काल की ताम्रपाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। प्रश्न 8 देखिएगा, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? व्यापार, पशुपालन, शिकार एवं कृषि? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्यतः व्यवसाय है वह क्या है? शिकार था, कृषि था, कृषि। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। देखिए, इस सभ्यता में किसानों इन व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। देखिए, कहीं कहीं कई सारे विचार आ जाते हैं। कहीं कुछ लोग मानते हैं कि व्यापार था मुख्य व्यवसाय, लेकिन कृषि था। लेकिन देखिए, वो कृषि व्यापारिक तरीके से करते थे। ठीक है, तो कृषि ज्यादातर यह माना जाता है, कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है इस सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता अनेक फसल की खेती होती थी। हड़प्पा सभ्यता में गेहूं और जौ क्या था? प्रमुख खेती होती थी। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में था। रंगपुर और लोथल, देखिए रंगपुर और लोथल दोनों ही गुजरात में पड़ते हैं, और यहाँ से चावल के दाने के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो मोहर मिली है, नहीं, मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर मिली है। ठीक है, इसे यह अंदाजा लगता है कि मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा का व्यापार होता था। चांदी का प्रयोग भारत में पहली बार हड़प्पा वासियों द्वारा किया गया था। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों द्वारा किया गया था। शतरंज की शुरुआत हड़प्पा वासियों द्वारा की गई थी। कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे? सिंडन कहा करते थे, सिंडन। प्रश्न 9 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश क्या थे या जनजाति थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे क्या थे? शहरी थे, नगरीय थे। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। तो हड़प्पा शहर जो था, हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा किया गया था। भारत में द्वितीय नगरीकरण गंगाधारी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। देखिए, पहला नगरीकरण कब किया गया था? हड़प्पा काल में। यह पहली नगरी क्रांति है। गार्डन चाइल्ड ने यह बातें कही थी। गार्डन चाइल्ड एक बहुत बड़े विद्वान थे।
वह कहते थे कि विश्व की पहली नगरीय क्रांति क्या थी, वह सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी। पहली नगरीय क्रांति या प्रथम नगरीकरण क्या है, हड़प्पा सभ्यता। भारत में द्वितीय नगरीकरण या द्वितीय नगरीय क्रांति कब हुई थी, तो गंगा के मैदान में 600 ईसा पूर्व में हुई थी, मतलब महाजनपद काल में, जब चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, साकेत, कौशाम्बी जैसे बड़े बड़े नगर बने थे। ठीक है, तो यह द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता। यायावर यानी खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त क्या है, अच्छा कोई किसी जगह को शहर कैसे माना जाता है, नगर कैसे माना जाता है, इसकी पहली शर्त क्या होती है कि खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है, मतलब खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है, ये इसकी पहली शर्त होती है। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या और 75% मानव जनसंख्या जो है गैर कृषि कार्य में संलग्न हो, मतलब 75% मानव जनसंख्या ऐसी हो जो कृषि न करती हो, कृषि के अलावा और बिजनेस करती हो। ठीक है, तब उसे शहर माना जा सकता है। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प, समृद्ध आंतरिक और बाध्य व्यापार पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो यह बनाए जाते थे ईंट से। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। सिंधु सभ्यता के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था, मतलब सिंधु सभ्यता में लकड़ी का प्रयोग भी घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया गया प्रयोग में लाया जाता था। ईंट जो होता था धूप में सिखाया हुआ प्रयोग में लाया जाता था। जब धूप में सुखा दिया जाता था ईंट, तो उस ईंटों का प्रयोग होता था। तो आग के द्वारा पकाया गया ईंट भी प्रयोग में लाया जाता था। मतलब ईंटों को कैसे तैयार किया जाता था, धूप में सुखाकर भी और आग में पकाकर भी। ईंटों का अनुपात क्या है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4:2:1, ध्यान रखिएगा, 4:2:1 का अनुपात होता था ईंटों का। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का होता था, मतलब अनेक आकार के ईंट होते थे। कहीं चौकोर होते थे, कहीं गोलाकार होते थे, कहीं वर्गाकार होते थे। तो अनेक प्रकार के ईंटों का प्रयोग मिलता है। आमतौर पर यह आयताकार ईंट का प्रयोग मिलता है, लेकिन चनुहुड़ो एक सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था जहाँ वक्राकार ईंटें भी मिली हैं। ठीक है, मतलब गोल ईंटें भी मिली हैं चनुहुड़ो से। अलंकृत ईंट का प्रयोग कहाँ से होता है, कालीबंगा में अलंकृत ईंट का प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा मेरठ की हिंडन नदी पर आलमगीरपुर था। तो ये आपको पता ही है, उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी, पश्चिमी सीमा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस तरह से देखिए 10 क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए हैं, लेकिन व्याख्या के माध्यम से बहुत सारे तथ्य आपके क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग को ज्वाइन करना है। और हमारे कोर्स को आप लोग ले सकते हैं, 699 रुपये इसकी फीस है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, ऊपर भी शो हो रहा है, और अभी बताया भी हूँ ऊपर भी शो हो रहा है। आप मैसेज करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी इतिहास सब्जेक्ट की। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।